पश्चिमी एशिया में वर्चस्व की जंग। इजराइल ने खोले युद्ध के 5 फ्रंट। इजराइल ईरान में ताजा वॉर। बर्बादी के 10 गुनहगार। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। पश्चिम एशिया इस वक्त महायुद्ध के ऐसी ज्वालामुखी पर बैठा है जो फटा तो बर्बादी और तबाही की राख पूरी दुनिया पर छा सकती है। इस वक्त इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान तक बदले का युद्ध भड़का हुआ है। पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है उसमें यही सवाल है कि अरब में वॉर के गुनहगार कौन हैं। आप भी देखिए कि कैसे कुछ लोगों की अपनी सत्ता की चाहत और वर्चस्व की लड़ाई ने पश्चिम एशिया को वॉर सेंटर बना दिया है। एक अक्टूबर की रात जब जेरूसलम और तेल अवीव समेत इजराइल के कई ठिकानों पर ईरानी मिसाइल बरस रहे थे, तो क्या ईरान को पता नहीं था कि इजराइल इसका बदला लेगा? इजराइल बदले की बात भी कर रहा है तो ईरान को भी देख लेने की। सिपाह पासदारान व नीरोهای मुसल्लह जमहूरी इस्लामी ईरान, रेवोल्यूशनरी गार्ड और ईरान के सशस्त्र बल इस ऑपरेशन को कई गुना तीव्रता के साथ दोहराने के लिए रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार हैं। यदि इजराइल का शासन जो पागल हो गया है और अमेरिका और यूरोप द्वारा नियंत्रित नहीं है और ऐसे अपराधों को जारी रखने या हमारी संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कुछ भी करने का इरादा रखता है, तो आज रात का ऑपरेशन बहुत अधिक परिणाम के साथ दोहराया जाएगा। हम उनके सभी बुनियादी ढांचों पर हमला करेंगे। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से लड़ने के नाम पर जब इजराइल ने लेबनान में आसमान से धरती तक हमला बोला, तो क्या इजराइल को पता नहीं था कि कितने मासूम बच्चे और महिलाएं इसमें मारे जाएंगे, कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, कितनी बर्बादियां इंसानियत की छाती पर नंगा नाच करेंगी? आप उस दर्द को लेबनान में बर्बादी का दंश भोग रहे लोगों से पूछिए। सुबह 3 बजे मैंने बच्चों को कार में बिठाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ठीक से कपड़े पहनने का भी समय नहीं था। मैंने घर से कुछ भी नहीं निकाला। मैंने सोचा कि शायद चेतावनी सटीक थी। मैं बच्चों को लेकर इस चौराहे पर पहुंचा ही था कि बमबारी की आवाज सुनी। इजराइल सोचता है कि इस तरह वो प्रतिशोध के माहौल को खत्म कर सकता है। हम उस वादे और शपथ के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे जो हमने शहीद नेता सैयद हसन नसरल्लाह के साथ किया था कि हमारे जीवन, हमारे बच्चे और हमारी संपत्ति उनके लिए बलिदान की जाती है। और फिलिस्तीन के वजूद के लिए लड़ने की दुहाई देने वाले हमास ने ही कहां सोचा था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किया गया हमला कितना महंगा पड़ने जा रहा है। फिर हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला करते हुए क्या हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों ने इस पर सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? वो अंजाम अब लेबनान की राजधानी से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक मौत और तबाही के रूप में दिख रहा है। तो सवाल है कि अरब में जो युद्ध की आग लगी है, जिस तरह अरब में वॉर छिड़ा है, उस वॉर के कितने गुनहगार हैं? अरब में वॉर 10 गुनहगार। बात अब युद्ध के लिए जिम्मेदारी की नहीं, बात अब गुनहगारी पर आ चुकी है।
क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान से लेकर हिजबुल्ला और हमास हैं। लेकिन गुनहगार सिर्फ यही 4 नहीं हैं। इसमें 10-10 गुनहगार दिखते हैं। इसमें इजराइल है तो इजराइल के समर्थन में खड़ा अमेरिका है। इसमें नेटो है तो संयुक्त राष्ट्र भी है। दूसरी तरफ ईरान है, हमास है, हिजबुल्ला है। इसमें हूती है तो सीरिया भी है। वहीं रूस का ईरान के पीछे खड़ा होना भी एक कारण है। लेकिन अरब में छिड़े वॉर के इन गुनहगारों को शायद आभास ही नहीं कि उन्होंने दुनिया को किस बर्बादी के ज्वालामुखी पर बिठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल से लेकर ईरान और हमास से लेकर हिजबुल्ला तक सबके पास अपने अपने तर्क हैं कि वो युद्ध क्यों कर रहे हैं। अमेरिका भी शांति का जाप करते करते इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन इन सभी देशों और संगठनों ने अपने को सही ठहराने के चक्कर में इंसानियत को धोखा दिया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से छिड़ी खूनी जंग ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन ये खूनी प्यास कब बुझेगी कोई नहीं जानता। ये तस्वीर युद्ध के गुनहगारों की निर्ममता का सबूत है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें बर्बादियों के रूप में पश्चिम एशिया के माथे पर घूम रही हैं। इजराइल का तर्क है कि पड़ोस में हिजबुल्ला और हमास से उसको खतरा है, इसीलिए वो उनको खत्म करना चाहता है। लेकिन हमास का तर्क है कि वो इजराइल से फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाने, गाजा की घेराबंदी तोड़ने और अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमले को रोकने के लिए लड़ रहा है। उधर हिजबुल्ला का तर्क है कि 1982 में इजराइल ने जिस तरह लेबनान पर हमला बोला था, उसकी प्रतिक्रिया में हिजबुल्ला बना और पिछली बार उसने फिलिस्तीन के लोगों के हितों के लिए हमला बोला था। उधर ईरान का तर्क है कि हिजबुल्ला को उसने बनाया है और हिजबुल्ला एक धर्म युद्ध लड़ रहा है, इसीलिए ईरान उनके पक्ष में खड़ा है। ईरान दुनिया को यही संदेश देना चाहता है कि जिस तरह इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को बर्बाद करने में लगा है, उसमें हिजबुल्ला की रक्षा के लिए उसने इजराइल पर मिसाइल दागे। तेहरान में हमारे योद्धा इस्माइल हानिया की शहादत और ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन और इजराइल की आपराधिक शासन द्वारा हाल ही में किए गए बुरे कार्यों का बदला लेने के लिए, जिसमें दूसरे कमांडरों समेत हमारे नेता हसन नसरल्लाह और इस्लाम की सेना के बहादुर कमांडर शहीद अब्बास निलफोरुशन को भी शहीद कर दिया गया। गाजा के उत्पीड़ित बच्चे और लेबनान के बेबस उत्पीड़ित लोग कोडनेम हे अल्लाह के दूत के साथ ऑपरेशन टू प्रॉमिस टू शुरू करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आगाज कुनीद। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद क्रिया और प्रतिक्रिया की लड़ाई हजारों लोगों की जान ले चुकी है। हमास के अक्टूबर 7 के हमले में इजराइल में 1195 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 815 नागरिक भी शामिल थे। साथ ही 251 लोगों को अगवा कर लिया गया था। जवाब में इजराइल के हमले में गाजा में 30 सितंबर तक कम से कम 41,615 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 16,500 बच्चे हैं, जबकि 96,359 लोग घायल हुए हैं।
और करीब 10,000 लोग लापता हैं। वहीं हिजबुल्लाह का काम तमाम करने के नाम पर लेबनान पर इजराइल के हमले में पिछले 2 हफ्ते में ही 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 23 सितंबर के बाद से ही लेबनान में 1,18,000 लोगों ने घर छोड़ा है। इस खून खराबे के बीच सवाल है कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। ये सवाल उठाते ही नजर अमेरिका पर जाती है, जो इजराइल को हिजबुल्लाह और हमास के मामले में युद्ध विराम की नसीहत दे रहा था, लेकिन इजराइल ने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर भी इजराइल अमेरिका की एक नहीं सुन रहा था, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में आ गया। Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. ईरान कोई गलती ना करे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। और मैंने सुबह कुछ समय और दोपहर का कुछ हिस्सा सिचुएशन रूम में बिताया और अपनी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और इजरायलियों के साथ परामर्श किया। सीधे तौर पर हम पर और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, जैसा कि मैंने कहा, इजरायली अधिकारियों के साथ, उनके समकक्षों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है और दिन भर आपके सामने सही जानकारी लाई जाती रहेगी। हमें अभी भी अपडेट साझा करना है और जब हमें वे मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे। And when we get them, and we will do that. अमेरिका इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की शह पर नाटो निष्क्रिय पड़ा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की कोई ठोस भूमिका दिखती नहीं। दूसरी तरफ हूती आतंकवादियों से लेकर सीरिया तक से इजराइल की खूनी जंग पूरे पश्चिम एशिया में बड़े खतरे का सायरन बजा रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजराइल की पीठ पर अमेरिका ने अपना हाथ रखा हुआ है, हिजबुल्लाह की पीठ पर ईरान का हाथ है। लेकिन सवाल है कि ईरान के पीछे कौन है? तो एक नाम रूस का आता है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में ईरान ने खुलकर पुतिन की सेना की मदद की है। यूक्रेन से लड़ाई में ईरानी मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। इजराइल पर मिसाइल हमले से ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत दिखाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है, तो ईरान की पीठ पर किसका हाथ है? जवाब में सारी नजरें रूस की तरफ घूम जाती हैं, क्योंकि अमेरिका विरोध में रूस और ईरान एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में ईरानी ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई। शाहिद 136 ड्रोन को ईरान ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया। इनके अलावा यही ड्रोन सीरिया के गृह युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ। फिर ईरान का अमेरिका के खिलाफ होना भी रूस को रास आता है। अब अमेरिका ने इजराइल का खुल्ला समर्थन कर दिया है, तो सवाल है कि रूस क्या कर सकता है? अगर कहीं रूस से ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी मिल गई तो ये एक भयानक भविष्य का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।